गर्मी में गरीब का घर। चारों तरफ चिलचिलाती गर्मी थी। गोविंद अपने गरीब परिवार के साथ टूटे फूटे पाइपलाइन में बैठा हुआ था। सभी पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। तभी पसीने से तरबतर आरव भीगी आंखों से रोते हुए कहता है, माँ, हमें और कितने दिन तक इस पाइपलाइन में रहना पड़ेगा? यहाँ बहुत गर्मी है और यहाँ एक पंखा भी नहीं है। हम अपने घर कब जाएंगे? बोलो ना माँ। आरव की बात सुनकर गोविंद और जानवी एक दूसरे को आंसू भरी आंखों से देखने लगते हैं। तभी सूट बूट पहना हुआ एक अमीर पिता अपने बेटे को लेकर गाड़ी की तरफ जाता है। उसके हाथों में ठंडी आइसक्रीम होती है। डैडी, ये आइसक्रीम बहुत ही डिलीशियस है। मुझे और आइसक्रीम खानी है और पेस्ट्री भी, और मुझे चॉकलेट भी चाहिए। ठीक है रोमिल बेटा, मगर पहले तुम गाड़ी में बैठ जाओ। यहाँ बहुत गर्मी है। मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ वहीं पर। पिताजी, मुझे भी आइसक्रीम खानी है और पेस्ट्री भी। आराध्या बेटी, तुम्हारे पिताजी के पास अभी पैसे नहीं हैं। आराध्या बेटी, तुम्हें बताया था ना, हम सभी एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हम आइसक्रीम पेस्ट्री नहीं खा सकते। ये सुनकर आराध्या चिढ़कर कहती है, झूठ झूठ झूठ, आप दोनों और दादी माँ हमें झूठ बोल रहे हो। ये कोई गेम नहीं है, बल्कि हम गरीब हो गए हैं। आखिर क्यों आराध्या अपने माता पिता को झूठा ठहरा रही है? क्या गोविंद और उसका परिवार हमेशा से गरीब है? आखिर क्यों उसे अपने परिवार के साथ पाइपलाइन में रहना पड़ रहा है? ये जानने के लिए हमें कहानी में पीछे चलना होगा। जानवी, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा, ब्रेकफास्ट करते जाओ, बाहर कितनी गर्मी है। गोविंद ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है और दोपहर में जानवी के दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं। गोविंद एक जिला कलेक्टर था। उसका घर हर तरह से सुखद संपन्नता से भरपूर था। उसके दोनों बच्चे आराध्या और आरव हाई स्कूल में पढ़ते थे। मम्मी, हम घर आ गए। तुम दोनों तो पूरी तरह से पसीने से भीग गए हो। जानवी अपने दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर एसी ऑन कर देती है और थोड़ी ही देर में उन्हें ठंडा जूस लाकर देती है। आराध्य, आरव, ये लो ठंडा ठंडा ऑरेंज जूस पी लो। थोड़ी देर में गोविंद दफ्तर पहुंचता है, जहां गोपी नाम का एक गरीब रोते हुए उसे अपनी अर्जी सुनाता है। नमस्ते साहब जी। कहिए काका, क्या समस्या है आपकी और आपको इतनी चोट कैसे लगी? ये सब गजेंद्र ने किया है। ये मुझ एक का नहीं, बल्कि मुझ जैसे हजारों किसानों का यही हाल है। गजेंद्र रोज हमारे गांव में गुंडागर्दी करता है। हम गरीब किसान गर्मी में हड्डियां गलाकर पसीना खून बहाकर फसल बोते हैं, मगर वो हमारे खेत में पानी नहीं पहुंचने देता और आवाज उठाने पर गुंडागर्दी दिखाता है और हमारे बहू बेटियों को भी छेड़ता है। ये सुनकर गोविंद का खून खौल उठता है और वो कहता है, काका, आप चिंता मत कीजिए। कल तक आपका गांव गजेंद्र के खौफ से रिहा होगा। अपनी सच्चाई और वफादारी से गोविंद गजेंद्र को जेल पहुंचा देता है, जहां गजेंद्र गोविंद को धमकाता है। गजेंद्र से पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया कलेक्टर। 2 दिन में इस हवालात से बाहर निकल आऊंगा। देख फिर क्या करता हूं मैं। जब तक मैं यहाँ कलेक्टर हूँ, इसी तरह से जेल में सड़ता रहेगा तू। बदले की आग में धधकता हुआ गजेंद्र झूठे दाव पेच लगाकर वफादार गोविंद को घूसखोरी में फंसा देता है, जिससे उसकी नौकरी छिन जाती है और गोविंद और उसके परिवार के सर से छत भी छिन जाती है। बहुत गुरूर था ना तुझे अपने कलेक्टर होने पर। बड़ा आया था गरीबों का मसीहा बनने के लिए, हैं? अब देख, तेरे किए की सजा तेरा परिवार भी भुगत रहा है। ना नौकरी रही और ना सर पर छत। आया बड़ा कलेक्टर बनने। गोविंद बेटा, कौन था ये गुंडा? गोविंद अपनी माँ कौशल्या को सारी बात बताता है। तभी आराध्या और आरव कहते हैं, माँ, पिताजी, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, चलो घर चलते हैं। घर जाने की बात पर जानवी मन ही मन घुटते हुए अपने बच्चों से कहती है, आराध्या, आरव, हम सभी एक गेम खेलने जा रहे हैं जिसमें हमें गरीब की जिंदगी जीनी होगी। इसके बाद गोविंद अपने गरीब भूखे प्यासे परिवार के साथ कड़ी धूप में इधर उधर भटकता है। माँ, मेरी चप्पल टूट गई, मुझे नई चप्पल दिला दो। बेटा, अब हम गरीब हैं, हमारे पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं। चप्पल टूट जाने के बाद बेचारी बच्ची को तपती धूप में सड़क पर बिना चप्पल के ही चलना पड़ता है, जिससे आराध्या के पैर में छाले पड़ जाते हैं और वो दर्द से छटपटाने लगती है। माँ, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, मुझसे और चला नहीं जाएगा। माँ, मुझे भी चक्कर आ रहा है और भूख भी लगी है।
दोनों गरीब माँ बाप अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर कड़ी गर्मी में चलते जाते हैं। वहीं कौशल्या अपनी साड़ी से पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ती है। तभी गरीब कौशल्या की नजर एक टूटे फूटे पाइपलाइन पर पड़ जाती है। गोविंद बेटा, देखो सामने एक पाइपलाइन है, वहीं चलते हैं। गोविंद अपने गरीब परिवार के साथ पाइपलाइन में आ जाता है, जहां चारों तरफ कूड़ा कचरा बिखरा होता है। माँ, यहाँ तो गंदगी है, बहुत ज्यादा है। हम यहाँ कैसे रहेंगे माँ? बच्चों, हम इस जगह को साफ सुथरा कर देंगे, फिर ये हमारे रहने लायक हो जाएगी। कौशल्या और जानवी उस जगह को साफ कर देते हैं और कचरे में पड़ा फटा चिटा तिरपाल गाड़ देते हैं, जिसके बाद गरीब बहू मिट्टी से एक चूल्हा बना लेती है और तब से लेकर आज तक गोविंद का परिवार उसी गर्मी में उस पाइपलाइन में अपना गुजारा कर रहा है। माँ, आखिर क्या गलती थी मेरी? मैंने तो बस गरीबों की मदद करनी ही चाहिए थी। मेरी वफादारी और मेरी सच्चाई के कारण मेरे हंसते खेलते परिवार की खुशियों को कैसे नजर लग गई। आज मेरी बूढ़ी माँ, मेरे बीवी, मेरे बच्चे इस गरीबी और गर्मी में जी रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान पर भरोसा रख बेटा, उसके घर देर है, अंधेर नहीं। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गरीबी और बेरोजगारी के कारण गोविंद भीख मांगकर अपने परिवार का पेट भरता है। माँ, पिताजी खाना लेकर कब आएंगे? बहुत भूख लगी है। लो बच्चों, मैं खाना ले आया। गोविंद के हाथों में खाना देखकर दोनों बच्चे भूख भरी आंखों से रोटी की तरफ लपक पड़ते हैं और जल्दी जल्दी रोटी काट काट कर खाने लगते हैं। इसी तरह गर्मी की मार झेलते हुए उस गरीब परिवार का एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है। धीरे धीरे गर्मी के बढ़ते तापमान से गरीब गोविंद का परिवार झुलसने लगता है और उनके हाथ पैरों पर बड़े बड़े दाने और घमोरियां निकल आती है। अब कौशल्या की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। बहू, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, दम घुट रहा है। अजी माँ जी का शरीर तो बुखार से तप रहा है। माँ जी को दवाई देनी होगी, मगर हमारे पास ना तो खाना है और ना ही दवाई। जानवी, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। गरीबी से लाचार गोविंद आंखों में आंसू लिए भरी गर्मी में सड़क से गुजर रहे अमीर लोगों की गाड़ियों के आगे रुकने के लिए बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर उसे कोई मदद नहीं मिलती और आखिरकार गरीबी और गर्मी से कौशल्या की मौत हो जाती है। उस रोज गोविंद के परिवार में रोना पीटना होता है, जिसके बाद गोविंद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। जानवी, ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। मैंने माँ को तो खो दिया, अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं काम की तलाश करने जा रहा हूँ। गोविंद काम की तलाश के लिए निकल जाता है और परिवार के हाथों मजबूर लाचार होकर सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करने लगता है। वो रोज कड़ी धूप में पसीने से नहाकर सड़कों पर झाड़ू लगाकर किराए का एक घर ले लेता है और वहीं जानवी भी कपड़े सिलने का काम करने लगती है और फिर थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर एक पंखा खरीद लेते हैं। आखिरकार गोविंद कड़ी मेहनत करके अपने परिवार को गर्मी के कहर से बचा लेता है, मगर अपनी माँ को खोने का गम आज भी उस गरीब बेटे के दिल में बसा हुआ है। गर्मी से भीगी हुई गर्भवती सुमन घर की सफाई कर रही होती है। वहीं रुचिका और निशा एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से सोफे पर बैठी हुई नारियल पानी पी रही होती हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। तभी रुचिका जेठानी होने की धौंस जमाते हुए कहती है, अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, सुनाई नहीं देता क्या? कब से डोरबेल बज रहा है, जाकर देख दरवाजे पर कौन है। जी जेठानी जी। सुमन जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने ड्राइवर खड़ा होता है। उसके हाथ में बहुत सारे खिलौने और महंगे कपड़ों का बॉक्स होता है। अरे मोहन, अंदर आ जाओ। बीबी जी, साहब जी ने आप दोनों और आपके होने वाले बच्चे के लिए ये सब कुछ भेजा है। ये सारा सामान यहाँ रख दो और तुम जाओ। इतने में संगीता मंदिर से लौट आती है। तभी रुचिका और निशा कहती हैं, मम्मी जी, हम दोनों के डैडी ने हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए ये खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट भेजा है, जबकि अभी तो हमारी प्रेगनेंसी का पहला ही महीना है। ये सब देखकर सुमन वहां से जाने लगती है, मगर संगीता बेचारी गरीब बहू को ताना दिए बगैर कहाँ रहने वाली थी। अरे ओ मेरी गरीब बहू, मुंह छिपाकर कहाँ जा रही है? देख, मेरी अमीर बहू के पिता ने कितना कुछ भेजा है, तेरे गरीब बाप के घर तो कुछ भी नहीं आया। मम्मी जी, देवरानी जी के गरीब मायके वालों से दहेज में खोटा सिक्का तो दिया नहीं गया, तो अब बच्चा होने पर भी क्या ही उम्मीद लगाना। ये सुनकर गरीब लाचार बहू आंखों में आंसू लिए रोते हुए रसोई में आ जाती है, जहां फटी पुरानी साड़ी में खड़ी गीतू भरी गर्मी में खाना बना रही होती है। कहानी है संगीता देवई
के घर की। संगीता इस दोहरे स्वभाव के कारण ही निशा और रुचिका का अमीर घर से होना, अमीर खानदान से होने के कारण दोनों बहुएं अपने साथ ढेरों दहेज लेकर आती हैं। वहीं गरीबी के कारण सुमन और गीतू के पिता संगीता को दहेज नहीं दे सकते, इसीलिए संगीता ने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अपनी दोनों गरीब बहुओं के सर पर थोप दी। और कुछ वक्त पहले चारों बहुएं गर्भवती हो गईं और अब अमीर गरीब बहुओं में फर्क का ये फासला और भी ज्यादा हद तक बढ़ गया। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? गीतू, आखिर माजी और हमारी जेठानियों को हम दोनों को गरीबी का ताना मारकर क्या मिलता है? जब से माजी को पता चला है कि हमारी जेठानियां गर्भवती हैं, वो उनका कितना ख्याल रख रही हैं। हम दोनों भी तो गर्भवती हैं, मगर माजी को हमारी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि हम गरीब हैं। एक औरत के लिए गर्भावस्था का वक्त कहाँ तो खुशियों भरा होता है, मगर खुशी का वो दोनों गरीब गर्भवती बहू के लिए कुड़न बन गया। दोनों बहू सारा दिन किचन में खाना बना बना कर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने जा रही होती हैं, तभी निशा कहती है, अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, कहाँ जा रही हो? जेठानी जी, हम आराम करने जा रहे हैं। देख लीजिए मम्मी जी, हमारी दोनों की दोनों देवरानियां एकदम कामचोर हो गई हैं। इनसे कहकर हमारा कमरा क्लीन करवा दीजिए। मगर जेठानी जी, सुबह ही तो मैंने आप दोनों का कमरा साफ किया था। किया था तो फिर से कर दोगी तो फिर हाथ घिस जाएंगे क्या? वैसे भी प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे बाद कमरा हाइजीन होना चाहिए। और हाँ, हमारे कमरे के पर्दे और बेडशीट भी बदल देना। एक के बाद एक करके अमीर घमंडी गर्भवती बहुएं दोनों गरीब गर्भवती बहू को ढेर सारा काम दे देती हैं, जिसे करने में उन्हें सारा दिन बीत जाता है और शाम ढल जाती है। थकान के मारे बेचारी बहुओं का चेहरा चढ़ जाता है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? अरे मुझसे क्या पूछती हो, मेरी प्यारी बहुओं से पूछो। तो देवरानी जी, मुझे ना कड़ी चावल खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो तुम वही बना दो और मेरे लिए पनीर भुर्जी बना देना। ये पकड़ पैसे और बाजार से एक पनीर ले आना। और सुन, जरा बाजार के नुक्कड़ से आते वक्त नारियल पानी का गड्ढा भी लेते आना। माँ जी, हम दोनों भी तो गर्भवती हैं, ऐसी हालत में भारी उठाना हमारे और हमारे बच्चे के लिए सही नहीं। ज्यादा बहानेबाजी मत करो। अरे हमारे जमाने में औरतें 9 महीने पेट से होकर भी खेती बाड़ी करके बोझा ढोके भी हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करती थी। अब चुपचाप जाओ। संगीता की बात के आगे दोनों गरीब बहुओं की एक नहीं चलती और बेचारी गर्भवती बहुएं भरी गर्मी में पसीने से तर होकर पैदल पैदल ही बाजार जाकर खरीदारी करके आती हैं। अब गुजरते वक्त के साथ एक एक महीना करके अमीर गरीब बहुओं को गर्भावस्था का 6ठे महीना चढ़ जाता है। सुमन, गीतू, अरे कहाँ मर गई दोनों? जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, बुलाया? हाँ, ये सारे फल धोकर फ्रिज में रख दो और खबरदार जो एक भी फल को खाया तो जल्दी से ये फल छील कर मेरी बहुओं को दे आओ। संगीता अपनी अमीर गर्भवती बहू की सेवा बाड़ी में लगी रहती, वहीं गरीब गर्भवती बहुओं को 2 वक्त के पेट भर कर खाना देने पर भी वो आफत करती और उन्हें आधा पेट ही खाना देती। माँ जी, अब हमसे ये साड़ी नहीं पहनी जा रही। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम दोनों के लिए सूती के आरामदायक कपड़े ले आऊंगी। संगीता की इस बात पर दोनों अमीर बहुएं आपस में फुसफुसाती हुई कहती हैं, यार रुचिका, मम्मी जी की कंजूसी को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये अठन्नी चवन्नी के पीछे कितना सर खपाती हैं। कहीं फुटपाथ से सस्ता सा फैब्रिक न खरीद लाए। हम एक काम करते हैं कि हम मीशो से ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं। मम्मी जी, आपको गर्मी और धूप में बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम मीशो से गर्मी के कपड़े ऑर्डर कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप परेशानी उठाएं। संगीता अपनी अमीर बहुओं की मक्खनबाजी भरी बातों में आ जाती है, तो वहीं गरीब गर्भवती बहुएं सारा दिन गर्मी में किचन में खाना बनाती, जिससे पूरा किचन गर्मी के भपके से भर जाता है, जिससे गर्मी के मारे गीतू बेहोश होकर गिर जाती है। गीतू, गीतू क्या हो गया? गीतू आंखें खोलो। माँ जी जल्दी आइए। क्या हो गया? क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है? माँ जी, गर्मी के कारण गीतू बेहोश हो गई है। संगीता जग भरकर ठंडा पानी गीतू के मुंह पर डाल देती है, जिससे वो घबरा कर आंखें खोलती है। ले, आ गई होश में। पानी पानी, मैं पानी लाती हूँ गीतू। सुमन जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलती है, तभी निशा और रुचिका उसका हाथ पकड़कर फ्रिज से दूर झटक कर कहती हैं, अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, ये फ्रिज हमारे डैडी ने हमें दहेज में दिया है। इतने महंगे फ्रिज का पानी पीने की तुम्हारी औकात नहीं। जेठानी जी, अरे आप दोनों के सीने में दिल नहीं है क्या?
माँ जी आप ही कुछ कहिए ना। सही तो कह रही हैं मेरी दोनों अमीर बहुएं। अरे तुम गरीब सारी जिंदगी मिट्टी के सने रहते हो, इसलिए जाकर अपनी औकात के हिसाब से मटके का पानी पिला। निशा बहू, रुचिका बहू, तुम दोनों को मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। आज तुम्हारा रूटीन चेकअप है। गाड़ी बाहर खड़ी है। मम्मी जी आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमारी तो ऐश है, एसी की ठंडी हवा में बैठकर अस्पताल जाना और आना, मजा आएगा। गुजरते समय के साथ देखते ही देखते गोद भराई का दिन आता है, जिसमें संगीता अमीर गर्भवती बहुओं की गोद भराई के लिए महंगा सा लहंगा और सोने के गहने देती है, और वहीं गरीब गर्भवती बहुओं को सस्ती साड़ी देती है, जिसे पहनकर गरीब बहुएं खुशी से गोद भराई में आती हैं और गोद भराई शुरू होती है। तभी जैसे ही संगीता अपनी बहू को आशीर्वाद देने के लिए आगे आती है तो वो कहती है, रुक जाइए मम्मी जी, हमें आशीर्वाद पहले हमारी मम्मी देंगी, क्योंकि आप तो विधवा हैं और विधवा का परछावा गर्भवती बहुओं पर पड़ना सही नहीं होता। अमीर बहू की ये बात संगीता के दिल में घाव बन जाती है और वो आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी गरीब गर्भवती बहुएं उससे कहती हैं, रुकिए माँ जी, हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दिए बिना आप कहाँ जा रही हैं? मगर बहू मैं तो विधवा हूँ। माँ जी, उससे पहले आप एक माँ हैं और एक माँ का आशीर्वाद गर्भवती औरत के लिए बहुत बड़ा होता है। हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद संगीता अपने दोनों गरीब गर्भवती बहुओं को खुशियों से भरकर आशीर्वाद देती है और कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा फर्क करती रही और तुम्हारे अपनेपन को ठुकरा दिया। गर्भावस्था में भी तुम्हें आइसक्रीम जैसी छोटी बड़ी चीज के लिए तरसाया और अपनी अमीर बहू के लिए इतना सब किया, मगर उनके लिए आज उनकी सास का आशीर्वाद अपशगुन बन गया। मम्मी जी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आज हमारी देवरानियों ने हमारी आंखें खोल दी। आखिर में संगीता अपनी चारों अमीर गर्भवती बहू को खुशी से गले लगा लेती है और सभी खुशी के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं।